तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7। ओके, पेपर 2 में हम यूनिट 7 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 7 में हमारे सिलेबस में कुछ चीजें दी गई है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। बाकी जो ग्रंथ में कवर हो जाता है। यूनिट 7, पहली बात तो यूनिट 7 के बारे में जान लीजिए आप लोग। यूनिट 7 में क्या चीजें दी गई है ना। तो इसमें जैसे कि हम लोग पहले जो ग्रंथ पढ़े हैं, है ना, जैसे कि आप लोग अभी भगवद गीता भी पढ़ लिया है आप लोगों ने, है ना। जैसे हमने हटय के ग्रंथ पढ़ाया, सर ने उपनिषद के ग्रंथ जो पढ़ाए, है ना। तो उसी का जो मिला जुला पार्ट होता है वो है क्या बोला जाता है, यूनिट 7। और जो आप लोग एनाटॉमी भी पढ़ा है ना, और न्यूट्रिशन भी पढ़ोगे, है ना। तो ये भी सारी चीजें इसी में इंक्लूड हो जाती है। तो आपका अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं, जो आप बाकी टॉपिक पर फोकस दे रहे हो उसी को अच्छे से आप कवर करोगे तो यूनिट 7 आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है। कुछ नए पॉइंट आते हैं वो भी देखेंगे और बाकी जो आते हैं वो भी देखेंगे, यानी सारा ही यूनिट 7 हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ओके, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इसको हमने एनालिसिस कर दिया, तोड़ दिया है। तो पहले मुख्य विषय देख लेते हैं। जो ये सिलेबस है ना ऊपर दिया गया है, इसको हमने एनालिसिस तोड़ दिया है, ठीक है, टुकड़ों में बांट दिया है। देखिए, तो इस तरीके से हमें अनुक्रमणिका एक बना दी है, उसी तरीके से हमें पढ़ना भी है। ओके ना, चलो देखिए, पेन ले लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो मुख्य विषय है उसमें WHO के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा व महत्व, क्या परिभाषा दी गई है और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पॉइंट है ना, स्वस्थ के बारे में, वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वस्थ के आयाम। जो एक स्वस्थ एक ही पर हम मान्य नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ शरीर को लेकर हम स्वस्थ नहीं बोल सकते, शरीर सुदृढ़ है तो ही स्वस्थ है हम, ऐसे नहीं बोल सकते ना। मानसिक भी आया जाएगा उसमें, सामाजिक भी आएगा और आध्यात्मिक भी आएगा, ठीक है। तो ये चारों चीजों लेकर हम बोल सकते हैं कि स्वस्थ, चारों चीजें हमारे बैलेंस में रहेंगे, सेम रहेंगे तो हम बोलेंगे कि स्वस्थ है हम, है ना, ठीक है। तो ये चारों आयाम है स्वस्थ के। तो एक ही पक्ष पर जोर नहीं देना है, सभी को ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्रिगुण अवधारणा, यानी त्रिगुण के कंसेप्ट क्या है ना। जैसे कि त्रिगुण में स्वास्थ्य और चिकित्सा में भूमिका। हमारा जो स्वास्थ्य है त्रिगुण में, जैसे सत्व रजत तम गुण, है ना, बैलेंस है हमारा तीनों गुण, है ना, तो स्वस्थ बोलेंगे हम, है ना, स्वस्थ है हम, है ना। लेकिन उसमें इनबैलेंस हो रहा है ना, त्रिगुण में भी सत्व बढ़ रहा है, रजत तम नीचे दब रहा है, या फिर रज बढ़ रहा है और सत्व तम नीचे दब रहा है, या फिर तम बढ़ रहा है, सत्व रजत नीचे दब रहा है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो चिकित्सा में क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से उसको चिकित्सा दी जाएगी, है ना, त्रिगुण में भी, तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है पंचमहाभूत, पंचप्राण, पंचकोश, षटचक्र, यह भी उसी प्रकार से है। इनका भी हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं है तो किस प्रकार से हम उनको चिकित्सा दे सकते हैं, है ना, जिससे कि हमारा बैलेंस रहे, पंचमहाभूत भी हमारे शरीर में बैलेंस रहे, है ना, इनबैलेंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वस्थ, स्वास्थ्य में योग, यानी स्वास्थ्य में योग क्या है, तो जीवन शैली के रूप में योग। हम जीवन शैली, हमारी जो दिनचर्या है ना, किस प्रकार से दिनचर्या, हम क्या खा रहे, पी रहे, कैसे हमारी, हम किस प्रकार से हम क्रिया कर रहे हैं ना, किस वातावरण में रह रहे हैं, उसमें जीवन शैली के रूप में योग। जैसे कि हेयम दुखम अनागतम, है ना, जो आने वाला है दुख, है ना, जो हेय का कारण है उसको हमें मिटाना चाहिए ना, जो आने वाला दुख है उसको खत्म करना चाहिए। तो किस प्रकार से खत्म करे, तो हमारी जीवन शैली किस प्रकार से रखे कि वो आने वाला दुख है वो आए ना, है ना, तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है रुग्ण, इसमें स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण, जैसे कि स्वास्थ्य में अंतर्निहित क्या है, आंतरिक जो कारण क्या है, जैसे कि ताप, त्रय एवं क्लेश, है ना। क्लेश सब लोग पढ़े हैं योग सूत्र में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना, ये पांचों क्लेश होते हैं जो भी हमारे शरीर, मन, है ना, समाज, यानी सामाजिक और आध्यात्मिक में क्या बाधा डालते हैं, है ना, इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तापत्रय भी आप लोगों ने पढ़ा है सांख्य दर्शन में, है ना। तापत्रय में क्या आते हैं, 3 आते हैं ना तापत्रय में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ठीक है। इनको भी हमें बैलेंस करना है। ये हमारे अंतर्निहित कारण होते हैं स्वास्थ्य में, ठीक है। बैलेंस रहेंगे तो ठीक है, बैलेंस इनबैलेंस हो जाएंगे तो ये विकार पैदा करेंगे, है ना।
नेक्स्ट है कि योग की शारीरिक एवं शारीरिक क्रियात्मक अभिव्यक्ति, उसकी शारीरिक और शारीरिक क्रिया है ना, किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार से अभिव्यक्ति है ना। उसमें जैसे कि अंतराय, अंतराय में हमें पढ़ना है व्याधि और आलस्य आता है ना। ये शारीरिक से, शारीरिक से संबंधित है। वैसे तो हमें सिलेबस में अंतराय पढ़ना है, 9 अंतराय जो बताए गए हैं, ठीक है। उसके साथ विक्षेप सहभू भी पढ़ना है, जो कि 5 बताए गए हैं, ठीक है। तो अंतराय में शरीर में जो हमारे अंतराय है, 9 अंतराय बताए जाते हैं, जो विघ्न बताए जाते हैं, जो योग के बाधक तत्व बताए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि शारीरिक में व्याधि हो सकती है और आलस्य होता है, ये हमारे शरीर में व्याधि होती है, आलस्य होता है, ठीक है। विक्षेप सहभू में जैसे कि अंगमय जड़त्व, यानी शरीर में कंपन होना, यानी शरीर से रिलेट करता है। श्वास का जाना और श्वास का आना और प्रश्वास का जाना, ये भी विघ्न ही है ना। जो भी बैक्टीरिया जो श्वास के माध्यम से जाते हैं अंदर, कुछ भी हानि पहुंचा देते हैं और फिर बाहर में निकलते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, कुंभक करना है। यहाँ पर कुंभक विघ्न हो रहा है, तो इसलिए ये भी विघ्न बोला गया है पतंजलि के द्वारा। सर ये बेस है, आपको सिलेबस को समझना है अच्छे से। सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ना है हमें, वो देखना है ना। वही नहीं पता रहे तो अंदर अंदर तो पढ़ना नहीं, सिस्टमेटिक पढ़ना है ना। नेक्स्ट है जैसे हम शरीर पढ़ लिया ना, शरीर में क्या आता है, अंतर है। हम ये देखते हैं जैसे कि व्याधि और आलस्य, क्वेश्चन में आया हुआ है, हवा में बोल नहीं रहे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्याधि और आलस्य अब मानसिक में क्या है, मानसिक और भावनात्मक अस्वस्थता। तो उनमें अंदर आए, अंदर में पढ़ते किस त्याग, अकर्मण्यता, करने की इच्छा न होना, किस काम को, संशय, संशय का भावनात्मक है ना। प्रमाद, जैसे कि आलस्य जो हम शारीरिक में देखते हैं, आलस्य जो ये शारीरिक है ना, आलस्य। प्रमाद ये मानसिक मन है ना, आलस्य माने कोई इच्छा नहीं करने की, प्रमाद। अविरति, ये आपसे क्वेश्चन आया था, अविरति यानी विषयों में आसक्ति, विषयों में आसक्ति, और विरति मतलब विषय से आसक्ति नहीं, ये प्रत्याहार से रिलेट करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार के लिए आएगा तो अविरति शब्द को यूज करना है, ठीक है। यानी ये अविरति यानी आसक्ति में, विषयों में आसक्ति होती है। विरति यानी प्रत्याहार, ठीक है, विरति यानी प्रत्याहार, उससे लगाव नहीं रखना, दूर जाना। फिर भ्रांति दर्शन की मिथ्या ज्ञान होना, जैसे रज्जु में सर्प समझ लेना हम लोग, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं। अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है, और अनवस्थित तत्व, वही जो चित्त का भूमियों में है ना, नट है। और विक्षेप सहभूह, विक्षेप सहभूह में दुख और दौर्मन से चीज आएगी, ठीक है। दुख और दौर्मन से, मन में दुर्लभता आना और दुख होना, ये भावनात्मक है ना, दुख होना, ठीक है। ये अभी हमें देखना है, भावनात्मक क्या है, मानसिक क्या है, शारीरिक क्या है, ओके। नेक्स्ट है यौगिक आहार। यौगिक आहार में जैसे कि आहार का सामान्य परिचय, आहार के बारे में हमें सामान्य परिचय तो देखना ही है ना। मिताहार की अवधारणा, मिताहार के कंसेप्ट, जैसे हम लोगों ने मिताहार तो पता है आप लोगों को, है ना। जैसे कि आधा पेट क्या रखना है, खाली रखना है ना। आधा पेट खाली रखना है, एक भाग खाली रखना है, एक भाग पता है ना आप लोगों को, एक भाग खाली रखना है, आधा पेट खाना है, और एक भाग क्या करना है हमें, पानी जल, है ना, और एक भाग हवा के लिए, यही मिताहार है। ये जो कंसेप्ट होता है, ये भगवत अपने, ठीक है, हठ प्रतियोगिता में भी दिया गया है, गहन संहिता में दिया गया, वो उपनिषद में भी दिया गया है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण, यानी पारंपरिक योग ग्रंथ, जैसे कि बताया गया ना, जैसे शिव संहिता में हम लोग पढ़े थे, है ना। वहां पर भी बताया गया है किस प्रकार से आहार करना है, आहार लेना है। जैसे आप भगवत गीता में भी पढ़े हैं, है ना, किस प्रकार से आहार को ग्रहण करना है, सात्विक ग्रहण करना है या रासिक करना है कि तामसिक करना है, यानी और किस प्रकार से लोग वो आहार को ग्रहण करते हैं ना। तामसिक लोग किस प्रकार से आहार को ग्रहण करते हैं, रासिक लोग किस प्रकार से, ये भी हमें पढ़ना है, जो कि हमारे ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है शरीर बनावटी प्रकृति के अनुसार आहार, हमारा जो शरीर कैसा है ना, उस तरीके से किस प्रकार से आहार। जैसे कि त्रिदोष में जैसे वात पीत कफ, वात बड़ा है तो हमें क्या करना है, पीत और कफ का आहार लेना पड़ेगा, और पीत बड़ा है तो वात और कफ का आहार लेना पड़ेगा, और कफ बड़ा है तो पीत और वात का आहार लेना पड़ेगा, है ना। इसको बैलेंस कर सकते हैं, एवं गुण के अकॉर्डिंग, जैसे सत्व रजो तम, इनको भी बैलेंस करने के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आहार लेना है, ओके। नेक्स्ट है
इसको और जूम कर लेते हैं, आपको और अच्छे से देखने में आएगा ना। चलो, आहार की अवधारणा में वही आहार के कंसेप्ट में हम लोग यौगिक आहार और उसके महत्व, स्वस्थ रहने में इसकी क्या भूमिका होती है ना। घेरण संहिता के अनुसार आहार के क्या कंसेप्ट है, हठयोपाध्याय के अनुसार क्या कंसेप्ट है आहार के, और भगवद गीता के अनुसार ठीक है आहार के क्या कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। उसके बाद स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत जैसे कि आहार, विहार, आचार, विचार है ना, ये भी भगवद गीता में बताया गया है 6वें अध्याय 17वें श्लोक में है ना। स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण जो कि योग सूत्र में बताया गया है। कितना नंबर सूत्र है मुझे बताइए, कोई 31 है या फिर 30 है या फिर 32 है, बताइए। समाधिपात का सर 30 है, 33 है। गुड, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है ऐसे में तो है ना। स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे कि मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम है ना। तो मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ करना चाहिए है ना, जो कि डिमोटिव ना करे है ना, मोटिव करे, उसके साथ मैत्री करना चाहिए सुखी व्यक्तियों के साथ। करुणा जो कि दुखी व्यक्ति के साथ है, एकदम ही दुखी हो गया, फेल हो गया है ना, तो करुणा की भावना रखनी चाहिए। मुदित यानी जो पुण्य कर रहा है ना, पुण्य लोक है, पुण्य के साथ मुदिता की भावना होनी चाहिए। और उपेक्षा जो पापी लोग है इनसे दूर जाना है, दूर रहना है ना। 4 आते। नेक्स्ट, भाव और भावनाओं, यानी भाव कैसे ईश्वर पर भाव रखते हैं हम है ना, भाव लगाते हैं, और भावनाओं में हम डूब जाते हैं किसी के है ना, प्रेमी हो कोई भी हो है ना, भावना में नहीं डूबना है। चलो, इसकी भी अवधारणा देखते हैं और इसमें भी स्वस्थ एवं सुखानुभूति प्रासंगिकता देखते हैं। ओके, सिलेबस समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय दिया हम लोगों ने क्योंकि यही समझना जरूरी है, जो बेस होता है उसको समझना जरूरी होता है। जो पाया ही हमारा बेस नहीं है ना, हमारा पाया ही क्लियर नहीं है, तो आगे हम अच्छे से सफर नहीं कर सकते है ना। ओके है सब लोगों को, शालिनी जी, मीना जी, प्रमोद जी, मंजू जी, मनीष जी, पूजा जी, संतोष जी, रुचि जी, श्वेता जी, मेघा जी, बानी जी, प्रेमिला जी, मिलन जी, निधि जी, कार्तिकेश्वर जी, गुलशन जी, रिया जी, ठीक है ना। सब लोग एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट करिए, अच्छा लगेगा है ना। चलो, हाँ, अब पहला जो पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट आज देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाएगा है ना, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, समझते हुए करेंगे है ना। जैसे कि हम 2 पॉइंट आज कवर करने का कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। वैसे पहला है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा व महत्व, और फिर दूसरा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आयाम है ना। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा और महत्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है ना। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हालांकि जो पहली बैठक है ना, यानी जो स्वीकार किया संगठन को, पहली बार जो स्वीकार किया वो 22 जुलाई 1947 में, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया था, यानी बात की गई थी है ना, स्वीकार किया गया था कि मनाने का। और फाइनली 7 अप्रैल 1948 में उन्होंने संगठन एक स्थापना कर दी, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 में, क्वेश्चन भी इसके बनाया है मैंने, आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट है जो बैठक बैठी थी है ना, पहली बैठक जो बैठी थी 24 जुलाई 1948 में, इसके संविधान पर 61 देशों ने दस्तखत किए थे। तो कितने देश शामिल थे, जो कि पहली बैठक में तो 61 देश शामिल थे। इसका जो मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। 61 देश थे शामिल स्टार्टिंग में,
और उसका जो मुख्यालय कहाँ पर था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। अब देखिए इसमें जो पहले अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष का नाम है एंड्रीजा ताम्पर, एंड्रीजा ताम्पर, एंड्रीजा ताम्पर, ये विधानसभा के ये पहले अध्यक्ष हुए थे, ठीक है, डब्ल्यूएचओ में। हमने पिछली बार भी पढ़ाया था कि जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2023 की थीम क्या है ना, तो हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, इसमें जो 75वीं वर्षगांठ मनाई थी इन्होंने, ठीक है, जो बैठक हुई थी वो 75 75 बार, है ना। इसके जो अध्यक्ष देखा जाएगा वर्तमान के, तो वर्तमान के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसस, ठीक है, तो अटपटा है बोलने में, टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसस, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप के एरिट्रिया में, कहा जन्म हुआ, अफ्रीका महाद्वीप के एरिट्रिया में, ओके। ये वर्तमान के अभी अध्यक्ष है डब्ल्यूएचओ के। क्वेश्चन में आ सकता है बाई चांस, तो याद रखने में क्या जाता है ना। ये बिल्डिंग है अपनी डब्ल्यूएचओ की, ठीक है, वो लोग हैं चित्र दिखे बाद। अब इस बार का आज कितना तारीख है, 5 तारीख है ना, 5 तारीख है ना आज की, ठीक है। तो अभी 7 अप्रैल को क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो थीम यानी बैठक बैठेगी, ठीक है, उसमें थीम निर्धारित की जाती है, उस प्रकार से हमें पूरे साल में काम करना होता है ना, उस थीम के अकॉर्डिंग, है ना, चलना होता है। तो वो 7 अप्रैल को होने वाली है, तो थीम बताई भी दी गई है, जो कि माय हेल्थ माय राइट, ये ध्यान रखना 24 का, अभी 7 अप्रैल को आने वाला है, ठीक है ना, जस्ट 2 दिन के बाद, यानी संडे पर। माय हेल्थ माय राइट, ठीक है, क्या थीम है, तो माय हेल्थ माय राइट। तो माय हेल्थ माय राइट थीम इस बात को दर्शाती है, अब किस बात को दर्शाती है, स्वास्थ्य ही मानव के जीवन की असली बुनियादी है, यानी स्वास्थ्य, देखिएगा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, मानव के जीवन की असली बुनियादी है, बुनियादी है ना। जैसे हम बोलते हैं ना बुनियादी हमारे क्या है, पहले तो एक तो बुनियादी जैसे कि हम क्या बोला जाता है, अन्न वस्त्र निवारा, ये तो मेन बुनियादी है ना। इसी प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य भी है ये भी बुनियादी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है इसका मीनिंग निकलता है माय हेल्थ माय राइट, ठीक है, मेरा ही हेल्थ मेरा राइट है ना, मेरा अधिकार है। तो सर हेल्थ फॉर ऑल वो क्या है सर, इसका वो मोटो है क्या है? 2023 का थीम ही है। अच्छा, वो सबके 2023 लिए, की थीम थी। सबके लिए स्वास्थ्य, ओके। ओके। और तो देखिए 2024 की है माय हेल्थ माय राइट। हाँ, ठीक है, अभी अभी आया, ठीक है, मैंने सर्च कर दिया तो वहां पर ही गूगल में ही है ना, मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, मेरा स्वास्थ्य मेरा है ना। भाई इसमें इसलिए इसका नाम दिया गया है, ये भी जान सकते हो आप लोग, जैसे कि 45 बिलियन लोग जो होते हैं ना, मतलब है इस दुनिया में, है ना, तो कम से कम जो 45 बिलियन लोग हैं, दुनिया की आधी से आबादी, जैसे कि 2021 में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए, जो 2021 में बताया गया था कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा पूरी तरह से नहीं कवर कर पाया है ना, मतलब पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं हो पाए सभी लोग, है ना। इसलिए इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय ये मेरा स्वास्थ्य मेरा है ना, माय हेल्थ माय राइट, ये रखा गया है। उसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। परिभाषा में देखिए यहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, शारीरिक मानसिक और सामाजिक, ये तीनों ही आयाम बताए गए हैं, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। आध्यात्मिक को इसमें जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, नोट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ बार अफवाह फैल जाती है कि आध्यात्मिक को भी लिया गया है, लेकिन आध्यात्मिक को नहीं लिया गया है। लेकिन हम जो आयाम अभी पढ़ेंगे ना स्वास्थ्य के, वो हमारे ग्रंथ में दिया है कि हमारे चारों आयाम, क्योंकि हम योग के स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमें आध्यात्मिक को भी लेकर चलना पड़ेगा स्वास्थ्य में, ओके ना। तो दैहिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वास्थ्य होना ही बोला गया स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जो इतना बता रहा हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी व्यक्ति की मानसिक शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य बोला जा रहा है।
सभी को पता है। अब देखिए भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत क्या है, 12 जनवरी 1948 में डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना। कब बना है, तो 12 जनवरी 1948 में। और इसका जो मुख्यालय बताया जाता है, उसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ये भी कुछ मुख्य कार्य बताए गए हैं, ऊपर ऊपर से आप लोग जान सकते हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य में, है ना, तो पूरे देश को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विश्व के सदस्य देशों की सहायता करना, यानी विश्व के जो सदस्य देश है ना डब्ल्यूएचओ में जो सदस्य हुए हैं उनकी स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना, अच्छे टेक्नोलॉजी देना, है ना, जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, है ना, किस प्रकार से उसको कंट्रोल में किया जाए, है ना, तो उस प्रकार से हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, सेवा दी जाती है सभी सदस्यों को और उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आपातकालीन समय पर, जैसे वही कोरोना वाला, आपातकालीन समय में सरकारों के उचित तकनीकों सहायता प्रदान करना, अभी जैसे मैं अभी बताया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर विशेष समूह को स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना, ठीक है, विशेष समूह, वही बात क्लियर है, इतना ओके है। किसी कुछ डाउट है तो बताइए। हम सोच रहे हैं कि अब ताजा ताजा है तो क्वेश्चन ही कर देते हैं ना, इसके 7-8 क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा तो मजा आएगा, तो आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे लेक्चर सुनते सुनते, है ना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, सब लोग 7 को अप्रैल पार्टिसिपेट। 1948। 7 अप्रैल 1948। बाकी गुड, सब लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली बैठक कब हुई और कितने देश दस्तखत किए थे, कब हुई और कितने देश दस्तखत किए थे पहली बैठक? 24 जुलाई को। 24 जुलाई। हाँ 24 जुलाई 1948 को, है ना, पहली बैठक हुई थी और 61 देश शामिल थे, इससे बन गए थे, दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किए थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत, अमेरिका, चीन, जिनेवा। आबाद में आ रही है ना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, हाँ जिनेवा, जिनेवा या स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, गुड। डब्ल्यूएचओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस और एंड्रिजा ताम्पर। एड्रिजा ताम्पर। एंड्रीजा ताम्पर। सही है ना, पहले अध्यक्ष तो एंड्रिजा ताम्पर थे, गुड। और ये अभी वर्तमान के हैं, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ 2023 की थीम क्या है? 2023 का है, ठीक है, 2023 का बता दीजिए, फिर उसी में 24 का भी कर लेंगे। सी नंबर बताइए। हर कोई हर जगह अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार का एहसास करे। सार्वजनिक स्वास्थ्य से सुधार। हेल्थ फॉर ऑल था ना, तो यही तो है ना, हेल्थ फॉर ऑल था, है ना, आज सभी के लिए थे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। 21, 22, 23, हाँ ठीक है, 21, 22। नर्स और दवाइयों का समर्थन करे, ये कोरोना में था, और ये 21 में था और ये 22 में था। हर कोई हर जगह अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार का एहसास करे और हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। क्या बोल रहे, किसी कुछ क्वेश्चन है बताइए। 7 अप्रैल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक छोड़ दिया है ना वाशाली जी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मानसिक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ठीक है शानी जी, आप क्लियर कर लिया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीन ही है। सर आध्यात्मिक नहीं है? नहीं है,
ओके। हमने अभी पढ़ा भी दिया था ना, बता भी दिया था। वो आयाम में आता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक। हम आयाम में, हम योग के स्टूडेंट है, ये भी बोला था कि आध्यात्मिक भी हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, आध्यात्मिक को भी देखना पड़ेगा। ओके सर। और लेकिन WHO के अनुसार आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक नहीं है यहाँ पर। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। दिल्ली में। बताइए, भारत में WHO का दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली सर। किसी का आवाज नहीं आ रहा। दिल्ली सर दिल्ली। आप लोग डर रहे हो दिल्ली क्या सर। बताने में? दिल्ली 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 में। सर बता रहे हैं हम लोग, आवाज अभी बोल तो रहे मैंने हैं सर। बताया, ठीक है, दिल्ली। लोग बताइए। चलो, सर दिल्ली बी गुड। ऑप्शन। हाँ ठीक सर आवाज क्या नहीं आप आ रही है क्या हम लोगों दिल्ली, की? गुड, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। आई थिंक लेट जा रही है हाँ हम लोग दिल्ली में, की। ठीक है, हाँ, बोला हमने कि मेरा आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि 2024 की थीम क्या सर है। दिल्ली, माई हेल्थ माई राइट। थीम पूछ रहे 2024 की, आपका तो हो गया दिल्ली। माई हेल्थ माई राइट। कमेंट में सभी लोग मैसेज कर दीजिए। गुड श्वेता जी, चल जी आप मैसेज कर दीजिए। अब हम स्वस्थ के आयाम पढ़ेंगे। अभी भी लेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना? अभी मेरा आवाज क्लियर है? आवाज आ अभी रही है क्लियर सर, क्लियर, अभी क्लियर है सर। स्वास्थ्य के आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये 4 पढ़ेंगे हम लोग। शारीरिक स्वास्थ्य के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंग समान रूप से कार्य करते रहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा मान जाता है। शरीर क्या समझ सकते हैं हम, जो कि बाहरी और अंतर जो हमारे जो अंश होते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ है ना। जैसे कि महाभारत में बताया गया है शांति पर्व के, जैसे कि 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में, ठीक है। शीतोष्ण चेव वायुश्च त्रय शरीरजा गुणाः तेषां गुणानां साम्यं यत्र दाहु स्वस्थ लक्षणम। स्वस्थ के लक्षण बताए गए हैं महाभारत में शांति पर्व में। ये सिलेबस में भी हमारे हैं शांति पर्व, अर्थात सर्दी, गर्मी और वायु, यह 3 शारीरिक गुण है। इन तीनों का साम्यावस्था में रहना ही स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है, ठीक है। सर्दी, गर्मी यानी वात, पित्त, कफ, है ना, यह 3 शारीरिक गुण है हमारे, क्या शरीर के गुण है, क्वालिटी हमारे शरीर की, है ना। तो ये साम्यावस्था में, ये समावस्था में होने चाहिए। समावस्था में हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये लक्षण बताए गए स्वास्थ्य के, ठीक है। ये हमारे शांति पर्व के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है। ये आप लोग ध्यान रखना, पहले दिन पढ़ते हैं को शांति पर्व। फिर संहितामति दृष्टा दोषा शरीर मानसाः देहिनम नहीं निर्दोष शाह ज्वर समुच्चस्त्रेते। ठीक है, देखिए शारीरिक और मानसिक दोष ज्वर की उत्पत्ति के कारण है। शारीरिक और मानसिक दोष क्या है? ज्वर की उत्पत्ति के कारण है। दोष रहित प्राणी को ज्वर कभी नहीं सताता। तो दोष रहित होने पर प्राणी को क्या है? दोष रहित रहने पर प्राणी को ज्वर कभी नहीं सताता, है ना, कभी बुखार नहीं आएगा, ठीक है। और चरक सूत्र के अनुसार बताया गया है कि सर्वमन्य तत्परित्यज्य शरीर मनुपालित, यानी सब कुछ छोड़कर पहले शरीर का पालन करना चाहिए। देखिएगा इतना महत्वपूर्ण है शरीर हमारा, तो पहले शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो मन भी अच्छा नहीं रहेगा, है ना। और सामाजिक जो हमारा है वो भी अच्छा नहीं रहेगा और आध्यात्मिक भी नहीं, मतलब एक दूसरे पर असर पड़ता है। इसलिए शरीर को हमें अच्छा रखना पड़ेगा। हमारा शरीर अच्छा रहेगा, पालन करेंगे तो शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हमारा जो शरीर संबंधित समस्त विषयों में समुचित उपयोग नहीं कर सकता, यानी वही काम नहीं कर पाएगा अच्छे से बाकी सारे चीजों में, है ना, वही बताया गया है। तो हमारे शरीर पर पहली प्रायोरिटी हमारे शरीर पर देनी चाहिए। अब शारीरिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्वाभाविक, जैसे कि भूख, प्यास, शांत रहे मम्मी। शारीरिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व क्या हो सकते हैं?
स्वाभाविक जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा, मृत्यु, ये हमारे शरीर के क्या बाधक तत्व है? भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा नहीं आ रही है ना, नींद नहीं आ रही है, ये सब बाधक तत्व है शरीर के। मृत्यु होना, आगंतुक, जैसे कैसे विषैले कीड़े ने काट लिया, जैसे आगंतुक जो है ना, कीड़े ने काट दिया है, यानी बाहरी वातावरण से, बाहरी कारण से, हाथ पैर टूट जाना, किसी जानवर ने घायल कर दिया, ये भी बाधक तत्व है। मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, दीनता, पशु आदि, ये भी हमें शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, मानसिक रोग। और फिर कायिक रोग जैसे कि त्रिदोष से न्यूनाधिक से होते हैं, यानी जो उनका बैलेंस नहीं रह पाता, त्रिदोष यानी वात पित्त कफ का इनबैलेंस होना, ये भी हमारे कायिक यानी शारीरिक रोग है। ये हमारे बाधक तत्व है। ओके, क्लियर है? बाधक तत्व क्लियर है? स्वाभाविक रूप से जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये स्वाभाविक है ना, भूख लग जाना, प्यास लग रहा जाना, नींद ना आना, है ना, स्वाभाविक हो जाता है। मृत्यु, ये स्वाभाविक है। ठीक है, आगंतुक भी देख लिया, मानसिक भी देख लिया, कायिक भी देख। अब पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है, ये भी हमारे पहले यूनिट में सिलेबस में दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनके अनुसार बाधक तत्व बताए गए, 4 बताए गए इसमें, जैसे कि प्रकृति के विरुद्ध आचरण। ठीक है, प्रकृति के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे, प्रकृति के विरुद्ध हम जो भी आचरण कर रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं, या नेचुरल होकर नहीं कर रहे हैं ना, केमिकल का यूज कर रहे हैं। शरीर के प्रति अत्याचार, ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है ना, शरीर के प्रति अत्याचार, शरीर को न ध्यान में रखते हुए भी हम ऐसे काम कर रहे हैं कि शरीर को तकलीफ हो रही है। मनोविकार, मानसिक विकार, और मिथ्याहार। ठीक है, जैसे कि राजसिक काम से कहा मिथ्याहार, ये भी बाधक तत्व है शरीर के। आप देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के भी उपाय बताए जाते हैं ना, ये भी जरूरी है हमारे लिए। हमें बाधक तत्व भी ध्यान रखना है और अच्छे तत्व भी ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा शरीर अच्छा, मतलब शरीर के बारे में पहले जान सके, क्या लक्षण है उसके, किससे बिगाड़ आ रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और उससे सुधारने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, है ना, ये भी बताया गया। जैसे कि प्राकृतिक जीवन की शुरुआत, प्राकृतिक जीवन से चलना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, है ना। आहार को अधिक पीसे, छाने, तले, भुने नहीं होने चाहिए, उसका स्वाद निकल जाता है ना। जो हमें न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं, है ना। फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, बुखार नहीं आएगा शरीर में। स्निग्ध भोजन करना चाहिए, लस्सीला भोजन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। योगाभ्यास और व्यायाम करना चाहिए। ओके, क्लियर है शरीर के बारे में आप लोग को? किसी कुछ डाउट है बताइए। ओके, बानी जी, मनीष जी, इससे आ रही है। हाँ, ओके, शान जी, गुड। अब देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य भी बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के समुदाय से भी होता है। ठीक है, तो एक अकेले पर्सन की बात नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य तो समुदाय से भी होता है, यानी बाकी लोगों से भी होता है। ठीक है, हमारे मन में प्रभाव पड़ता ही है समाज, ठीक है, बाकी लोगों से। जैसे जीवन शैली, कार्य पद्धति, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या चल रहे हैं ना, कार्य पद्धति किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, धनोपार्जन के तरीके किस प्रकार से हम धन कमा रहे हैं ना, व्यय के तरीके किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, प्रसन्नता प्राप्त करने के तरीके किस प्रकार से हम प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें स्थायित्व तथा सुरक्षा निश्चित होती है। किस प्रकार से हमारी सुरक्षा निश्चित होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमें स्थायित्व भी प्राप्त हो रहा है ना, और सुरक्षा भी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मन कायिक आधार पर समग्र को परिभाषित करते हैं, जैसे कि मानसिक और शारीरिक पर ये समग्र को परिभाषित करती है आयुर्वेद में। ठीक है, इस प्रकार से स्वास्थ्य को डिनोट किया जाता है। देखिए बताया गया है इसमें। महर्षि सुश्रुत के अनुसार बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके दोष अग्नि, धातु आदि साम्यावस्था में हो, तथा जो आध्यात्मिक, कायिक तथा मानसिक रूप से प्रसन्न हो। कोई कुछ बोल रहा है? स्वस्थ व्यक्ति वह है जिनके जैसे दोष
ये किसी को श्लोक पता है क्या? बताइए। महर्षि श्रुत के अनुसार दिया गया है, दोष अग्नि हमारे धातु साम्यावस्था में होने चाहिए, इसी को बोला गया आध्यात्मिक कायिक और मानसिक स्वास्थ्य बोला गया है। बताइएगा श्लोक। धातु सम धातु समाग्निश्च समदोष समाग्निश्च समधातु मला क्रिया, मलक्रिया। ऐसे वाला है सही। हाँ, गुड गुड। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः इत्यभिधीयते, क्या शुद्ध विधीयते है ना, ठीक है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, चलो गुड। समदोष समधातु समाग्निश, समदोष समाग्निश्च समधातु है ना, ये समान अवस्था में होनी। गुड। अब मानसिक स्वास्थ्य में व्यवधान देख लेते हैं। तो किस प्रकार से व्यवधान, जैसे कि तमस और रजस, ये दोष व्यवधान डालते हैं, है ना। मानसिक विकार, जैसे कि विकार देखिएगा, मानसिक विकार में क्या आता है? तो काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, शोक, चिंता आदि ये सब विकार में आता है, ठीक है। कामना, ज्यादा ही कामना होना किसी के प्रति, लोभ, ज्यादा लोभ होना, मोह में चले जाना, ईर्ष्या, मद, शोक, चिंता, है ना। किस प्रकार से आदमी गिर जाता है पता है ना, भगवत गीता में आप लोगों ने पढ़ा है, 2य अध्याय में, है ना, सर ने पढ़ाया था। कामात क्रोध, क्रोधात मोह, मोहात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात सर्व त्याग, है ना। विषयों में आसक्ति, आसक्ति में काम, ठीक है, यही बताया गया। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है ना। ये तो हमने विकार के बारे में देख लिया, ये चरक के अनुसार है, ठीक है, तमस और रजस दोष द्वारा। अब विशेषता क्या है? जैसे कि आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ एवल्यूशन, व्यक्ति की विशेषता, स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता सेल्फ एवल्यूशन होना चाहिए, आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए। सही व गलत का ज्ञान या मानसिक विवेक होना चाहिए व्यक्ति को, सही क्या है गलत क्या है, नैतिकता है ना, मोरलिटी है ना। नॉलेज ऑफ द राइट एंड रॉन्ग आर सोशल सेंस, है ना। फिर समायोजन शक्ति, एडजस्टमेंट पावर भी होना चाहिए, किस प्रकार से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं चीजों को, है ना, ये भी पावर होनी चाहिए। फिर जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, किस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं ना, मिथ्या तो नहीं बोल रहे हैं छोटे मोटे का, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। सुरक्षा की पर्याप्त भावना होनी चाहिए, समन्वित व्यक्तित्व, ये सब विशेषता मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताई गई है। सामाजिक स्वास्थ्य, एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? कवर हो जाएगा हमारा जो सामाजिक और आध्यात्मिक भी हो जाएगा। सामाजिक स्वास्थ्य देखिएगा, सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति समूह, परिवार, श्रेष्ठता, समूह और परिवार में जैसे कि श्रेष्ठता हो, अरे यार क्या हो गया, समूह परिवार में श्रेष्ठता, इसको रेड कर लेते हैं। सुसंस्कारिकता, वातावरण में स्वच्छता, सभी के मन में कल्याण के भाव का होना, सभी के मन में क्या होना, कल्याण के भाव का होना। कोई द्वेष कर रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अलग ही बोल रहा है ना, अलग अलग सेंस निकल रहा है सभी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में, सभी के मन में कल्याण का भाव होना चाहिए, सबका कल्याण हो, है ना। जिस समूह परिवार में यह गुण होंगे वह अपने वातावरण को भी परिष्कृत करेंगे, जिससे हमारा समाज क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, है ना। भारत को भी इसी प्रकार से चलना चाहिए, है ना। अपने राजनीति में क्या हो रहा है पता ही चल रहा है आप लोगों को, है ना। तो ऐसा भी घोटाला नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या है, सबके कल्याण के बारे में देखना चाहिए, ना कि अकेले के फायदे के बारे में, ठीक है। तो ये भी बात नहीं होनी चाहिए, सब कर्जा ले लिया फिर करना ही नहीं पड़ रहा है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए, सबको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है गुलशन जी। चलो नेक्स्ट है परिभाषा। जिन मनुष्य में मैत्री, करुणा, उदिता और उपेक्षा के भाव है उनका मन निर्मल होता है, हो जाता है, और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो देखिएगा, जिस मनुष्य में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव है उनका मन कैसे होता है, निर्मल होता है और चित्त भी शुद्ध होता है। तो ये भाव हमें रखना चाहिए, है ना। ऋग्वेद के अनुसार बताया गया 10, 15, 12 में बताया गया 12, साथ साथ मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारी मानसिक भावनाएं समान हो। जैसे पहले देवता लोग है ना, पहले देवता लोग मिलजुल कर विचार और कार्य करते थे, वैसे ही तुम भी करो,
ठीक है। तो पहले देवता लोग भी जैसे कि मिलजुल कर कार्य करते थे, है ना। यज्ञ आदि भी आप लोगों ने देखा है ना, कैसे यज्ञ करते थे, मिलजुल कर भी करते थे, है ना। तो उस प्रकार से हमें मिलजुल कर काम करना है, राइट। चलो सामाजिक स्वास्थ्य का स्वरूप देख लेते हैं। आपसी सामंजस्य, दया, करुणा, स्नेह, बुराइयों से लड़ने की क्षमता, त्याग, तपस्या, समर्पण भाव, सेवा के लिए तत्परता आदि का समावेश जिसमें होगा, उस समाज का स्वरूप स्वस्थ और सुंदर दिखाई देगा और राष्ट्र उन्नति करेगा। तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा? आपसी सामंजस्य होना चाहिए, दया करुणा की भाव, स्नेह का भाव होना चाहिए, बुराइयों से लड़ना चाहिए, है ना। ठीक है, तो राष्ट्र उन्नति करेगा। ठीक है, गुड। अब बाधक तत्व क्या हो सकते हैं? जन स्वास्थ्य की समस्या, अपराध और युद्ध, बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना। बहुत सारी बढ़ती हुई जनसंख्या। अब आगे हमारा हो गया भारत, है ना, जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में। ठीक है, चीन से भी पीछे छोड़ दिया, तो ये भी हानि कर रहा है, ये बाधक तत्व है। अब लोगों को लग रहा है सब अच्छा ही चल रहा है ना, बढ़ रहा है, मतलब पहले नंबर पर तो आया है कम से कम जनसंख्या के मामले में, तो ये बाधक तत्व है सामाजिक स्वास्थ्य के। ठीक है, अपराध और युद्ध करना, बढ़ती हुई जनसंख्या, संयुक्त परिवार का टूटना, संयुक्त परिवार का टूटना, आय से ज्यादा व्यय करना, यानी कमा नहीं रहे, खर्चा, आमदनी अट्टनी, खर्चा रुपया, है ना। आप लोगों तो सुने हैं, आमदनी अट्टनी और खर्चा रुपया चल रहा है, ऐसे में कैसे चलेगा? ठीक है। फिर संतान अभिभावकों के बीच स्नेह और संबंध टूटना, अभिभावक और संतान के बीच स्नेह और संबंध टूटना, ये भी बाधक तत्व। सामाजिक स्वास्थ्य के साधक तत्व क्या है? तो हमें साधक तत्व तो स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, सेवा भावना करनी चाहिए, है ना, सेवा में रत होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते, है ना। 48 है ना, दूसरे अध्याय का 48 भगवद गीता, योग कर्म कौशलम, या 50 है ना। शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचरण होना चाहिए, सामूहिकता होनी चाहिए, समूहिकता, सामूहिकता, समूह में मिलजुल कर कार्य करना। क्लियर है? अब ये छोटा सा, इसको भी कवर कर लेते हैं 4-5 मिनट में। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं में स्थिर होता है। तो आध्यात्मिक से तो आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या होता है, स्वयं स्थिर हो जाता है। ठीक है, जो भी हमें, जो आप लोग जैसे पढ़ते हो, मम्मी शांत रहो। यस सर। आध्यात्मिक देखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है, जैसे आप लोगों तो एग्जाम्पल जैसे कि स्वामी विवेकानंद है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी है, बहुत से जो योगी हुए हैं, हमारे फर्स्ट यूनिट में भी आप पढ़ोगे, है ना, तो वहां पर भी बहुत सारे योगी के नाम आएंगे। ठीक है, जो संत महात्मा हुए हैं, है ना, जो क्या करते, व्यक्ति स्वयं में स्थित होते हैं। शरीर तथा मन के पोषण के साथ साथ आत्मा का पोषण करता है, यानी शरीर और मन को सुदृढ़ रखना है आध्यात्मिक में, और क्या है, हमें साथ साथ आत्मा का भी पोषण करते रहना चाहिए, यानी ध्यान धारणा करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए हम क्या है ना एक्चुअल में। चलो, आध्यात्म ही एक ऐसा विज्ञान है जिसकी विभिन्न तकनीकों द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। तो आध्यात्म के द्वारा एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, तो इसके द्वारा ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक की उन्नति की जा सकती है, मतलब चारों की उन्नति कर सकते हैं हम लोग। देखिए कितनी बड़ी बात है, और हम लोग इसी को फोकस नहीं दे रहे हैं, और WHO ने भी इसी को फोकस नहीं दिया है। देखो, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हमारे भाव, विचार, संवेदनाएं, संकल्प, चरित्र आदि का समावेश होता है ना। हमारे भाव क्या है, हमारा विचार, संवेदनाएं, संकल्प, चरित्र आदि का समावेश होता है। व्याकरण की दृष्टि से आत्मनिष्ठ दृष्टि विग्रह के द्वारा अव्यय भाव समास करके अध्यात्म शब्द, यानी इसमें अर्थ बताया गया। ठीक है, अध्यात्म शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा में स्थित।
किसी ने पिछली बार किसी आत्मा में स्थित, आत्मा का पूछा था शायद। व्याकरण की दृष्टि से जो इसमें अर्थ बताया गया है कि आध्यात्मिक शब्द तो अव्ययी भाव समास करके, समास होता है संस्कृत में अव्ययी भाव समास करके जो आध्यात्मिक शब्द बना है, ठीक है। अध्यात्मक क्या बना है, शब्द बना है, अध्यात्म शब्द की निष्पत्ति हुई, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आत्मा में स्थित, आत्मा में स्थित, मैं स्थित, ठीक है। अध्यात्म विजय के दो प्रयोजन होते हैं, जैसे कि एक होता है एक अंतराल की प्रसुप्त विभूतियों को जागरण करना, यानी अंतराल, यानी ये जो विभूतियां, ये जो प्रसुप्त विद्या जो है ना, विभूतियां बोलते हैं हम, जो आप लोगों ने योग सूत्र पढ़ा है, विभूतियां है ना, जो सिद्धियां बोला जा रहा है, ये प्रसुप्त है ना। तो प्रसुप्त को क्या करना है, जागरण करना है। तो ये हम अध्यात्म के द्वारा जागरण कर सकते हैं, अध्यात्म विद्या के द्वारा। और एक है अनंत ब्रह्मांड में समाप्त ब्राह्मी चेतना, जो ब्राह्मी चेतना घूम रही है ना, जो चेतना है का अनुग्रह करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उस चेतना को, उस ब्रह्म को जानना चाहिए। ओके, तो बोला गया ना, आपने योग बीज में पढ़ा है, उसमें भी बोला जाता है ना कि क्या बोला जाता है कि आपको सिद्धियां जाननी चाहिए, जो सिद्धियां नहीं जानता है वो क्या बोला गया उसमें, अज्ञान है, मतलब उसको कोई सिद्धि नहीं, ठीक है। तो उसको जानना चाहिए, उस सिद्धि से ही फिर क्या कर सकते हैं, हम ब्रह्म को जान सकते हैं, है ना, मतलब आगे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए वो लक्षण है ना, एक प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा ही है, बस 5 मिनट में ले लेते हैं, ठीक है पूजा जी। अध्यात्म का स्वरूप देख लेते हैं, स्वरूप किस प्रकार से है। तो वो 3 धाराओं में प्रवाहित होती है। अध्यात्म कैसे 3 धाराओं में प्रवाहित होती है, प्रेम, ज्ञान और बल, है ना। प्रेम से ये स्वरूप है, प्रेम की बात होनी चाहिए मित्रता के प्रति, है ना। प्रेम होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज और बल, यह 3 का संतुलन अभिवर्धन करने से ही कोई समग्र आध्यात्मिकवादी हो सकता है। तो 3 का क्या करना है, समन्वय, बैलेंस करना है। अब स्वास्थ्य के बाधक तत्व देख लेते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व क्या है, तो स्वयं पर विश्वास न होना, ठीक है। तो स्वयं पर विश्वास करना सीखिए सब लोग, है ना, जो नहीं कर रहा है वो भी सीख लीजिएगा, है ना। तो स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, पहली बात तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा हमारा नीट, हमारा जीआरएफ निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहना है, विश्वास है हमारा निकलेगा ही, है ना। तैयारी भी करनी पड़ती है। फिर आत्मबोध न होना, आत्मा का बोध न होना, खुद को न जान पाए। स्वार्थी भाव होना, ठीक है, स्वार्थी भाव से भी आध्यात्मिक में रुकावट आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या, ये विकार है, ये मानसिक विकार है, ठीक है। ये भी बिगाड़ देते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। उस परम सत्ता पर विश्वास न करना, जो एकमात्र सत्ता है, उस पर भी विश्वास न करना, ये भी बिगाड़ करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लेना है। अब इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ भी क्रिया कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझ के क्रिया कर रहे हैं, करना है हमें कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वहां पर कुछ गोंधड़ नहीं करना है ना, नहीं तो दिखने में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो सीसीटीवी नहीं दिख रहा है, साइड में, है ना, कई बार आप कुछ काम कर रहे हो तो, लेकिन ये समझना है कि ऊपर वाला देख रहा है हमें, भले सीसीटीवी नहीं लगा है लेकिन ऊपर वाला का सीसीटीवी लगा हुआ है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए भी कार्य करना है, ओके, तभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सहायक तत्व क्या हो सकते हैं, है ना। तो आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानना, स्व का अध्ययन करना, है ना। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म के बारे में जानना। तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान, जो 25 तत्व बताए जाते हैं सांख्य दर्शन में, है ना। और सद ज्ञान, सत्य का ज्ञान है, सत्य, ठीक है। यहाँ तक हमारे जो चारों आयाम है वो क्लियर हो गए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और WHO के अनुसार भी हम लोगों ने स्वास्थ्य की परिभाषा, उसके क्या आयाम है ना, उसमें क्या थीम रखी जाती है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है।